मैं विवेक देश पांडे साहब, जो इनके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बीआरएस के टी रामाराव साहब, उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि ये पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड आदमी है। तो उनको एक चीज जानना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड होता है वही सबसे खतरनाक होता है। बेरोजगारी सुबह से शाम तक लेके हल्ला मचाता है कि दूसरे ने कुछ नहीं किया, कुछ, जो जिसका रोजगार है वो तो अपना काम करता ही रहता है। खैर, एक चीज ये मैं समझना चाहूंगा कि ये जो जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि काफी गेम चेंजर हैं। दूसरा एक मुझे लग रहा है कि कर्नाटका की सीमा बिल्कुल सटी हुई है, और जो खड़गे साहब हैं उनका जो कार्य क्षेत्र है वो नॉर्थ कर्नाटका रहा है, और वो हैदराबाद से, उनकी पैदाइश हैदराबाद की है, उनकी इनिशियल परवरिश हैदराबाद की है। तो क्या ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है कि लास्ट मिनट में जो एक होता है ना, जब लास्ट मिनट सारी ताकत लगाते हैं, उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होना और खड़गे साहब का उस क्षेत्र में ठीक से जानना, उस क्षेत्र को पॉलिटिकली भी, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, उस पर मैं एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। हाँ, आनंद जी, जिस तरह से कांग्रेस का मार्च तेलंगाना में हम देख रहे हैं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में वहां आ जाए। हालांकि आज तो स्थिति ये है कि लगभग केआरएस, जो भारतीय राष्ट्र समिति है, भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस, दोनों नेक एंड नेक चल रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने काफी जमीन रिकवर कर ली है, इस तरह की बात हम सुन रहे हैं। और हो सकता है कि हंग असेंबली ही हो जाए, कांग्रेस एकदम जीत ही जाए, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। अगर जीत जाए तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब होगा, और वो होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत स्वीपिंग अंडर करंट है, जिसको शायद हम भापने में कम पड़ रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन फिलहाल तो दोनों नेक एंड नेक चल रहे, इस तरह की स्थिति है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि करीब करीब 20% का, अजय जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, 20% का फर्क पिछले इलेक्शन में दोनों के वोट्स में था। कुछ कांग्रेस को 25 से 26% ही वोट थे, और उससे करीब करीब 20% ज्यादा टीआरएस को थे। तो इतना बड़ा गैप कवर करना कांग्रेस के लिए वो बहुत बहुत बड़ा एक हरक्यूलियन टास्क था। और जैसे कि अजय जी ने कहा कि जून महीने तक कोई भी कांग्रेस के बारे में इस तरह की बात नहीं कर रहा था। अब केवल 3-4 महीने में इस तरह का फर्क पड़ा है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और जैसे आपने कर्नाटक फैक्टर की बात की, बिल्कुल हो सकता है कि कर्नाटक में जो कुछ भी इलेक्शन के नतीजे आए, उसका एक इंडक्शन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो जरूर हुआ होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरा है कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और तेलंगाना में दलित इशू भी है। आप देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने बीच में जब हैदराबाद में उनकी कोई रैली हुई थी, वहां पर उन्हें वो मेडिगा रिजर्वेशन इशू पे, मेडिगा जो कम्युनिटी है वहां पर, जहां तक मैं समझता हूँ वही नाम है, और उनकी बहुत सालों से डिमांड है कि भाई सब कैटेगराइजेशन हो दलित कम्युनिटी में, ताकि जो ज्यादा पावरफुल दलित सेक्शंस है उनको जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं उसका कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो। और वो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम इसके बारे में एक कमेटी सेटअप करेंगे, और उसमें सब कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का एक प्रॉमिस भी उन्होंने किया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित फेस है कांग्रेस का, उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल हो सकता है तेलंगाना में, क्योंकि वहां पर दलित इशू जो है वो काफी स्ट्रांग है। और राहुल और प्रियंका, अब देखिए ऐसा है, जिस तरह से हमारे यहाँ चुनाव की तारीख तय होती है, पूरा मौका बीजेपी को देने की कवायद है कि भाई पिछले मतलब एक स्टेट में इलेक्शन होने के बाद जब दूसरे स्टेट में पोलिंग होना है, उसके बीच में कम से कम 4-5 दिन की गैप रखी जाती है, जबकि इसकी इतनी गैप की जरूरत नहीं है।
मैं तो कहता हूं कि दोनों तीनों स्टेट के इलेक्शन एक दिन में भी हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली वो पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हो, वो इस तरह से उसको स्पेस आउट करे, महीना एक डेढ़ महीना तक इलेक्शन चले 4-5 राज्यों में। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि बीजेपी सिर्फ बातें करती है वन नेशन वन इलेक्शन की। एक्चुअली बीजेपी को पूरा मौका चाहिए कि 2 इलेक्शन के बीच में इतना समय मिले कि मोदी शाह और उनकी इलेक्शन मशीनरी कारपेट बॉम्बिंग करे, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया वैसा ही वो भी तेलंगाना में भी करेंगे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभी तक तो बहुत अच्छा वहां पर कैंपेन किया है, और उनकी रैलीज को जो जिस तरह की भीड़ जुटी है वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब कोई नहीं मान रहा था कि इतनी भीड़ जुटेगी, लेकिन बीजेपी का तरीका ये है कि आखिरी के 3-4 दिनों में वो जो कारपेट बॉम्बिंग करती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। राजस्थान में भी उस तरह से फर्क पड़ा है, ऐसा मैं मेरे राजस्थान के सूत्र बताते हैं। तो ये जो आने वाले ये जो 2-3 दिन बचे हुए हैं उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या करते हैं, वो किस तरह से अपने पार्टी के कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं और बीजेपी को काउंटर करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी ये कोई कांग्रेस का कॉम्पिटिटर है ही नहीं तेलंगाना में। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, बीजेपी इज नोवेयर इन द रेस। तो उनको फोकस करना है बीआरएस के खिलाफ, जो वो पूरी तरह से कर रहे हैं। आज का ही डेवलपमेंट है, रायतू बंधु स्कीम के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बताया है बीआरएस को कि भाई आप स्कीम का जो इंस्टॉलमेंट किसानों को देने वाले थे मंडे को, शायद आज ही, वो बंद कीजिए, क्योंकि उन्होंने उस मॉडल कोड का वायलेशन किया है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो 10,000 रुपए दे रहे थे, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 15,000 का प्रॉमिस किया, हम 15,000 देंगे। उन्होंने अपनी स्कीम को रायतू भरोसा स्कीम कहा कांग्रेस ने। उसके ऊपर फिर केसीआर ने कल परसों ही अनाउंस किया कि हम 16,000 देंगे। तो ये जो है ये कोड वायलेशन है, ऐसा इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बताते हुए रायतू बंधु स्कीम का इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो बंद करवाया है। तो बिल्कुल कटथ्रोट एक कंपटीशन चल रहा है, और कांग्रेस ने ही कंप्लेंट की थी, जहां तक मुझे याद है कांग्रेस ने इसके बारे में कंप्लेंट की थी कि कोड वायलेशन है। तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली अपना कैंपेन चला रही है, और कांग्रेस का जो कंप्लेंट है उसका फायदा भी हुआ है, और वो पेमेंट रुक गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एग्रेशन में शायद अभी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, स्ट्रांग एग्रेशन के साथ कांग्रेस काम कर रही है। ये जो 2-3 दिन है उसमें बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कारपेट बॉम्बिंग कर ले, बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री अभी वहां पर भी चले गए बालाजी के दर्शन करने, और वो एक हिंदू कार्ड खेलने का पूरा उनका जो तरीका है वो बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर तिरुपति चले गए, वहां का वो वेष्टी वगैरह पहनकर। उधर अमित शाह और आदित्यनाथ ने कह दिया कि भाई ये मुस्लिम कोटा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम आएंगे तो मुस्लिम कोटा निकाल देंगे, जबकि तेलंगाना में मुस्लिम कोटा पूरी तरह से लीगलाइज्ड है और उसको निकाल देने की बात कर रहे हैं। तो वो कम्युनल कार्ड अपना खेलने में बीजेपी जुट गई है। उसका उनको कितना फायदा होगा पता नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी का तो कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ तेलंगाना के क्रिएशन को उन्होंने अपोज किया था, वो खुद ही बोलते हैं, तेलंगाना स्टेट के क्रिएशन को अपोज किया था, ऐसा वो खुद ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये अभी केसीआर मतलब बीआरएस वर्सेस कांग्रेस इतना ही बचा है। आने वाले 2-3 दिनों में जब इलेक्शन वोटिंग हो, उस दौरान कांग्रेस अपनी ताकत को कितना बढ़ाती है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल तो नेक एंड नेक वहां पर दिख रहा है चित्र, ऐसा मैं समझता हूं। आगे देखेंगे क्या होता है। आनंद जी जी अजय, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे एक दर्शक भी पूछ रहा है और हमने भी, जैसे हमारे योगी जी यहाँ, हाँ कुछ विवेक जी कह रहे थे। विवेक जी अनम्यूट कर लीजिएगा, विवेक जी अनम्यूट कर लीजिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अजय जी शायद मुझसे सहमत होंगे। उस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। मोदी जी ने कभी किसी एक रैली में वहां पर ये कहा था कि भाई जब मतलब दलित कार्ड भी खेलने की कोशिश की थी, वहां ये कहा था कि जब तेलंगाना बना तब तेलंगाना के लोग ये समझ रहे थे कि हमें एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा एक दलित मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन असल में उस कुर्सी पर जाकर केसीआर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं केसीआर ब्राह्मण है,
तो कहीं ना कहीं वो एक दलित कार्ड और कास्ट कार्ड खेलने का भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रयत्न किया है वहां पर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो हम कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ है ऐसा बोलने वाली जो पार्टी है, वो इस तरह से उसका प्रधानमंत्री ओपनली इस तरह की बात करता है। तो कास्ट और रिलीजन दोनों चीजें बीजेपी जो है तेलंगाना में कोशिश कर रही है कि उसका उनको फायदा मिले। आनंद जी। मैं विवेक भाई साहब, विवेक साहब एक चीज ये बताइए कि इस बार कांग्रेस एक नया, इस बार नहीं, कांग्रेस पिछले काफी दिनों से एक काम ये कर रही है कि अपनी रीजनल जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से ताकत दे रही है। वो उसने हिमाचल में भी दी, वो उसने कर्नाटक में भी दी, वो राजस्थान, और यहां पे भी बहुत से लोग, वो नाम नहीं आ रहा है शायद बाहर, लेकिन शायद रेवंत रेड्डी को बहुत ताकत दी गई है वहां। तो एक तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये एक कांग्रेस का एक अच्छा, और मेरे ख्याल हिसाब से अच्छा संकेत है, मतलब जो क्षेत्रीय छत्रप होने चाहिए उनकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप वहां चाहिए। एक दूसरा, मैं एक और चीज समझूंगा कि ये एक कालेश्वर प्रोजेक्ट को लेके बहुत हो रहा है कि भाई कालेश्वर प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ का वो सिंचाई का था और बहुत बेईमानी हुई। क्या भ्रष्टाचार भी मुद्दा अब इलेक्शन में बन पाएगा? क्योंकि सब लोग बोल तो रहे हैं, अब अमित शाह भी आके कालेश्वर प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, सब लोग कालेश्वर, लेकिन क्या ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ऑलरेडी हम सुन रहे हैं इस तरह की बातें कि वहां करप्शन का मुद्दा बन गया है। कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से लगकर, महाराष्ट्र का जो गढ़चिरोली जिला है उसमें सिरोंचा तहसील है, जो एकदम आखिरी कोने पर वो सिरोंचा तहसील है। और सिरोंचा और आंध्र प्रदेश का मेरे ख्याल से कुछ वो तहसील का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जुड़कर है, बीच में गोदावरी नदी बहती है, और वो गोदावरी पर ही ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। और मेडीगट्टा नाम की जो जगह है वहां पर वो बराज बना है, लार्सन एंड टूब्रो ने वो बराज बनाया है, और वो दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। 45 लाख हेक्टर सिंचाई उसमें हो रही है, और शायद 26-27 जिले कुछ उसमें कवर हो रहे हैं। इस तरह की इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, 45 लाख हेक्टर, यानी बहुत ही बड़ा एरिया वो कवर कर रहा है। उसके पियर्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पूरे पानी में डूब गए थे इस तरह की, और फिर उसमें करप्शन के चार्जेस लगे थे। वैसे भी पहले से ही केसीआर के ऊपर करप्शन के चार्जेस अपोजिशन लगाती रही है। और मेडीगट्टा प्रोजेक्ट जो उनका एक क्या कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट का था, केसीआर का, उस पर ही धब्बा लग गया। तो वो हालांकि वो केसीआर ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और उसको उसकी रिपेयर चल रही है और वो हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करके अगर पियर्स जो है उसके, वो अगर उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम, बहुत टेक्निकल सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर काम ठीक से नहीं हुआ है, और काम ठीक से नहीं हुआ तो शायद करप्शन हुआ है, इस तरह की बातें तो होगी ही। और उसकी जवाबदेही तो केसीआर की बनती ही है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा, अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उसमें भी जो नुकसान हो सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि सिरोंचा के भी 30-35 गांव उसमें उसके पानी के क्षेत्र में आ गए थे, तो और महाराष्ट्र से विरोध भी हुआ था उसका। तो ये करप्शन का एक मुद्दा केसीआर के खिलाफ तो बहुत स्ट्रांगली चल ही रहा है। और एक कोई जमीन का भी घोटाला है, और दो तीन ऐसे कुछ केसेस वहां पर चल रहे हैं जिसमें केसीआर जो है वो उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए केसीआर का कैंपेन जो है आप देखिए, जब से कांग्रेस स्ट्रांग हुई है तो केसीआर ने अपनी उपलब्धियां बताना बंद कर दिया है, और वो कैंपेन इस तरह से कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो रायतू बंधु स्कीम बंद हो जाएगी, कांग्रेस आएगी तो वो स्कीम बंद हो जाएंगी। तो कांग्रेस आने के बाद क्या नुकसान होगा तेलंगाना को, इस तर्ज पर वो अभी अपना कैंपेन कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस को कांग्रेस की इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर कुछ इस तरह के लांछन लगाकर, बजाय इसके कि वो उन्होंने क्या किया है तेलंगाना के लिए, उनकी अचीवमेंट्स क्या है। अगर उन्होंने तेलंगाना के लिए इतना कुछ किया है तो वो बताए, लोगों को बताए कि हमने ये किया है। भाई रायतू बंधु स्कीम तो उनकी बहुत ही बड़ी स्कीम है, जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो उनको तो सारे किसान जो रूरल एरिया में वो वीक क्यों है, रूरल एरिया में कांग्रेस स्ट्रांग क्यों है? अगर रायतू बंधु स्कीम इतनी इफेक्टिव है तो रूरल एरिया में कांग्रेस स्ट्रांग होने की वजह क्या है? कांग्रेस तो सत्ता भी नहीं है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि चाहे आप रायतू बंधु स्कीम चलाए, कोई भी स्कीम चलाए, कितना भी आप कोशिश करें,
लोगों ने अगर मन बना लिया है कि कांग्रेस को वोट देना है तो कोई भी आपका पैतरा काम नहीं आएगा। और जहां तक बीजेपी और बीआरएस का सवाल है, वो बिल्कुल हैंड इन ग्लोव है। उसका एक प्रूफ जो है वो महाराष्ट्र में मिलता है। बीआरएस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में अपने हाथ पैर फैलाए हैं, वो हर लिहाज से वो बीजेपी को महाराष्ट्र में मदद करने की दृष्टि से ही बीआरएस महाराष्ट्र में घुसा है। और काफी तादाद में लोग बीआरएस में शामिल हुए, पर्टिकुलरली जो तेलंगाना से सटकर जो इलाके हैं वहां पर कुछ पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, ये सारे उसमें घुस गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में मदद करना और उसका इन एक्सचेंज फॉर दैट उसका कुछ फायदा तेलंगाना में लेना, ये भी केसीआर का एक खेल है, ऐसा मुझे लगता है आनंद जी। विवेक साहब, मैं एक ज्यादा सीरियस बात जो थी, आपको क्या लगता है कि अभी या 2024 के या किसी इलेक्शन में मणिपुर भी एजेंडा पे होगा? क्योंकि मणिपुर के साथ हम लोग जाति कर रहे हैं भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 79 दिन बाद प्रधानमंत्री अपना मुंह जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तब खोलते हैं, 2 घंटे के भाषण में 4 मिनट बोलते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कल अब वो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अब हम इसको सब सॉल्व कर देंगे, वी आर गोइंग टू साइन पीस अकॉर्ड विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। मैं इस पे जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। जी, बीरेन सिंह ने ये कहा है कि वो जो बेटी एक कोई इंसर्जेंट ग्रुप है, एक्चुअली वो एक ब्रेकअवे फैक्शन है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम की जो एक पुरानी इंसर्जेंट ग्रुप है, वो बेटी ग्रुप है, उसका एक ब्रेकअवे फैक्शन है। उसके साथ में कुछ वो पीस अकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब पीस अकॉर्ड मेटी ग्रुप के साथ में जो हो रहा है, वो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो अगर वहां पर अफेक्टेड पार्टी कुकी है तो पीस अकॉर्ड जो है वो बेटी के साथ करके और उसके भी एक ब्रेकअवे फैक्शन के साथ करके किस तरह से पीस वहां पर लाया जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ वहाँ की जो इंटरनल डायनेमिक्स है वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स और सरकार के बीच में और वहाँ की कम्युनिटीज के बीच में जिस तरह के हालात है, रिलेशंस है, मैं बहुत ज्यादा उससे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बेटी एक ब्रेकअवे बेटी ग्रुप के साथ में पीस अकॉर्ड नहीं हो सकता। पीस अकॉर्ड जो है सारी पार्टियां जितनी भी उसमें इन्वॉल्व है वो सब मिलकर पीस अकॉर्ड कभी भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके साथ में जो टर्म्स सेट हो वो दूसरे ग्रुप को दूसरा ग्रुप उसके लिए एग्री ना हो और वो अपने लेवल पर कुछ अलग एक कार्रवाई शुरू कर दे। तो सारों को मिलाकर बिठाकर एक साथ पीस अकॉर्ड होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने वो कन्हैयालाल की बात की, मैं सुन रहा था, और कश्मीर की भी बात की। एक ही बात मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरह की बातें उठाते हैं वो सिर्फ गूगल करें और पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान में स्पाइंग की है, पाकिस्तान के लिए स्पाइंग की है, उनकी लिस्ट पढ़े और उसमें देखें कि उसमें कितने मुसलमान हैं। आप देखेंगे उसमें 99%, 99% लोग जो है वो सारे हिंदू है। तो कोई मतलब इस तरह की बात करना बिना सिर पैर की। कन्हैयालाल मर्डर के बाद तो अरेस्ट हुए ना, जबकि इतने सारे लिंचिंग्स हुए और वो सारे उसमें उसके पीछे जो राइट विंग वाले विजिलेंटीज थे उनके खिलाफ क्या हुआ, हार तुरे पहनाए गए, पेड़े बांटे गए, इस तरह की बातें भी हुई है। तो रिसेंट एग्जांपल है, पाकिस्तान के लिए स्पाइंग किया था वो संघ के आदमी निकले, कुरुलकर पुना में, काफी पढ़े लिखे अच्छे और वहाँ के डीआरडीओ के प्रमुख, वो पकड़े गए। तो आप किसकी बात कर, आप किसको इस तरह के गलत फैक्ट्स बता के आप क्या करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने वाले ज्यादातर 99% हिंदू लोग थे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका धर्म नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि कोई हिंदू है इसलिए स्पाइंग नहीं करता, कोई मुस्लिम है इसलिए स्पाइंग नहीं करता। तो आप लेकिन ये जो है दोनों कम्युनिटीज के बारे में समझने की जरूरत है। तो मतलब कोई पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करता है इसका मतलब सारे हिंदू पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी है, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? कोई अगर मुस्लिम इस तरह की वारदात में हम पाते हैं तो क्या वो पूरे सारे के सारे मुस्लिम उस तरह से होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? कोई अगर हिंदू मतलब कोई अगर व्यक्ति विमान का दरवाजा इमरजेंसी डोर जो है बीच में ही खोल दे, हाँ, और वो अगर हिंदू है तो इसका मतलब सारे हिंदू इस तरह के काम करते हैं, ऐसा आप कहेंगे क्या?
तो ये सारा जो नैरेटिव है ये जानबूझकर फैलाया जाता है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ अभी हो रहा है, बीजेपी के सरकार के स्ट्रेटेजी की वजह से जो पंडितों पर फिर से एक बार मिलिटेंट्स जो है वो उनको मार रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी तो बीजेपी का शासन है। आप क्या कर रहे हैं पंडितों का, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन आप कब करेंगे? 10 साल से मोदी जी बैठे हैं, तेजस में बैठते हैं, उधर उधर जाते हैं। कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन आप कब करेंगे? 2047 में? कब करेंगे? 10 साल के कम होते हैं? तो इस तरह के सवाल पूछना ये बेबुनियादी बातें हैं, और ये बातें सिर्फ हैट्रेड फैलाने के लिए की जाती है। इन लोगों को दूसरा कुछ आता ही नहीं है। आनंद जी। जी